एक घर का सपना हर आम इंसान का होता है। इस सपने को हकीकत बनाने के लिए वो अक्सर बिल्डर्स के झांसे में आ जाता है, पूरे जीवन की गाड़ी कमाई लगा देता है। लेकिन बात जब डिलीवरी और परफॉर्मेंस की आती है तो उसे मिलता है धोखा। कहीं पोजीशन में देरी, कहीं पोजीशन के बाद सुविधाओं की कमी। यही नहीं, कहीं तो बुकिंग के बाद पता चलता है कि प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी से इजाजत ही नहीं है। ऐसे में क्या मकोका जैसे सख्त कानून की जरूरत है? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे अपने इस खास पेशकश में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे और जी बिजनेस आज दिन भर से इस कैंपेन के तहत लोगों की परेशानी दिखाई है, आप तक पहुंचाई है कि होम बायर्स का दर्द क्या है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले ये 3 तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई थी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्सर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के मामलों में बिल्डर्स तो निकल जाते हैं, लेकिन ग्राहक फंस जाते हैं। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स में ग्राहकों के सिर से छत भी छिन जाती है। महाराष्ट्र सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए मकोका जैसा कड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के वर्ली इलाके के कैंपाकोला कंपाउंड में 80 के दशक से रह रहे सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि बिल्डर ने परमिशन से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया था। नवी मुंबई के दीघा में भी बड़ी संख्या में लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चला। यहाँ भी बिल्डर ने अवैध तरीके से इमारत खड़ी कर दी थी। ऐसे मामलों में ग्राहक बिना वजह फंस जाते हैं। सरकार को फिर मानवीय आधार पर ऐसे कंस्ट्रक्शन को नियमित करना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मकोका जैसे कानून लाने पर विचार कर रही है। अशा प्रकारच्या विकासकांना माहिती आहे की आपण बांधकाम केलं। गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले बिल्डर ये समझते हैं कि बिल्डिंग खड़ी हो गई, लोग रहने आ जाएंगे, तो फिर सरकार मंजूरी दे ही देंगी। बिल्डरों की ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए मकोका जैसे कठोर प्रावधान का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जेल के अंदर जाने के बाद ये समझ सके कि हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अतिशय कडक अशा प्रकारचा कायदा या ठिकाणी तयार करून यांच्यावर कारवाई केली जाईल। मकोका जैसे कानून पर विचार के साथ राज्य सरकार अवैध निर्माण की निगरानी भी बढ़ाएगी। राज्य सरकार इसके लिए स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति करेगी। हर अवैध निर्माण के लिए बिल्डर के अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्थानीय पुलिस अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। मकोका लगने पर बिल्डर सीधे जेल जाएंगे। मकोका में 6 महीने से पहले जमानत नहीं मिलती। बेगुनाही साबित करने का पूरा जिम्मा आरोपी पर होता है। राज्य सरकार के इस कानून का मतलब है कि बिल्डर्स को कोई अवैध कंस्ट्रक्शन या गड़बड़ी करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी होते हुए अगर बिल्डिंग बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि अगर मकोका बिल्डर के ऊपर लगना चाहिए तो मकोका उस एरिया के ऑफिसर्स के ऊपर भी लगना चाहिए जिनके नाक के नीचे, जिनके सामने ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। मुंबई और आसपास के इलाकों में जमीन महंगी होने से बिल्डर या तो बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ाकर अवैध कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं या फिर ऐसी जमीनों पर ही इमारत खड़ी कर देते हैं जिस पर कंस्ट्रक्शन करना गैर कानूनी हो। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो चलिए, दिन भर से जी बिजनेस ये कैंपेन चला रहा है कि आखिरकार जब पैसा होम बायर का लगा है, उसकी गाड़ी कमाई है, घर उसका है, हक उसका है, तो आखिरकार बिल्डर उसे समय पर पोजीशन क्यों नहीं दे पाता है। और एक नहीं, हर शहर में ऐसे ही मामले नामी गिरामी बिल्डर्स के सामने आते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज गौड़, एमडी गौड़ सन्स, रूपक जैन है हमारे साथ स्टूडियो में, एसोसिएट डायरेक्टर हैं फिनप्लेस के, चेतन शर्मा सेक्रेटरी कॉनरोवा, और हमारे साथ अनिल शर्मा सीएमडी आम्रपाली भी जुड़ेंगे। मेरे संवाददाता गौरव खोसला भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ कुछ होम बायर्स भी हैं, और मेरे साथ मेरे संवाददाता रमेश नकवी भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी मनोज गौड़ जी का। मनोज गौड़ जी, क्या वाकई आपको लगता है कि बिल्डर्स पर नकेल कसने के लिए मकोका जैसे कड़े कानून की वाकई अब जरूरत आन पड़ी है? देखिए, कानून तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। हर एक स्टेट के पास अपना अपार्टमेंट एक्ट है। यूपी की बात करें तो यूपी का अपार्टमेंट एक्ट है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट है, और इसके बाद जो है रेरा की अंदर भी जो है पास हो गया है जो है जी।
और ये आप जो है सारी जो बात कर रहे हैं कि सारे बिल्डर्स जो है ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ अच्छे भी काम करने वाले हैं और बुरा काम भी करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एक अनऑथराइज कॉलोनी काट रहा है, जो खेतों के अंदर बिल्डिंग बना रहा है, कोई भी स्कीम लेके आ रहा है, तो कोई बाइफर्केशन नहीं है। एनीबडी कैन बिकम ए बिल्डर। तो कोई डेवलपर कौन है जो 100 एकड़ में काम कर रहा है, वो भी सेम कैटेगरी में, और जो एक 200 गज के अंदर अनऑथराइज मकान बना रहा है और लोगों को गलत चीजों ऐड करके और उनको जो है मकान बेच रहा है, वो भी सेम है। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो जो है बायर्स की एजुकेशन आपके माध्यम से लोगों को बताना कि भाई क्या क्या चीजें उन्हें बुक कराने से पहले देखनी चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करी और उठा के जो है एडवांस दे दिया और बुक करा लिया, ना कोई अप्रूवल देख रहे हैं, ना डेवलपर का कोई पुराना रिकॉर्ड देख रहे हैं, ना साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, ना अप्रूवल्स उसको दिखा रहा है। और उसके बाद जो है प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा आती है कि जो शुरू में बुक कराते वक्त कोई अपना होमवर्क नहीं करना चाहते, या किसी ना किसी लालच में कि ये ऐसी स्कीम मिल रही है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, वहां ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। लेकिन एक बात, एक पहलू इसका और भी है कि ये पूरा सेक्टर जो है ओवर रेगुलेटेड है। इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतने सारे एनओसीज है, और उसके बाद कोर्ट कचहरी। और जैसे आप जो है नोएडा में बैठे हैं, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का किस्सा आपके सामने भी है कि जहां डेवलपर ने गवर्नमेंट से लैंड खरीदी, सारी अप्रूवल्स ली, और उसके बाद कोर्ट ने जो है लैंड एक्विजिशन को ही जो है क्वेश कर दिया। ऐसे केस के अंदर आप किसका कसूर मानेंगे? या एनजीटी ने कह दिया कि भाई बीच में, उस टाइम एनजीटी की कोई जरूरत नहीं थी जब जो है बिल्डिंग के प्लान पास किए, लेकिन बीच में बोल दिया कि किसी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगा, बिल्डिंग बनके तैयार कर। जी, तो कानून बहुत है, ऐसा आपने जिक्र किया है, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में कमी है। और साथ ही साथ जहां कानून की हम बात करते हैं, तो वहां पर अगर होम बायर्स को आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो हर कोई भी बिल्डर नहीं बन सकता, हर कोई पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं ला सकता। इसके लिए भी तो फिर कानून बनना चाहिए। जी, रेरा जैसे आ गया, तो रेरा के बाद मेरे ख्याल इस तरह के मामलों में काफी कमी आएगी, क्योंकि रेरा इन सब चीजों पे लगाम लगाता है कि कोई भी डेवलपर कोई ऐड नहीं दे सकता जब तक उसके पास सारी अप्रूवल नहीं है, और रेरा के वेबसाइट के ऊपर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास आईडी नहीं है। उससे पहले वो कोई ना पैसा रिसीव कर पाएगा, ना कोई वो ऐड दे पाएगा। जी, तो वाकई बायर्स को भी अब जरूर सचेत होने की जरूरत है। और उन्हें कितना मालूम है बिल्डर्स के बारे में, क्या हर एडवर्टीजमेंट पर वो विश्वास कर लेते हैं, यही जानने के लिए रुक करते हैं हम अपने संवाददाता गौरव खोसला का, जिनके साथ कुछ होम बायर्स मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पे हमने सेक्टर 119 में अमरपाली प्लेटिनम का मुद्दा उठाया, जहाँ पे हमने देखा कि बायर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके साथ बिल्कुल सेक्टर 120 में हम लोग इस समय खड़े हैं, और ये अमरपाली जॉडियक है। तो आप देख सकते हैं अमरपाली जॉडियक की जो कंडीशंस है वो बाहर से ही साफ दिखाई दे रही है कि प्रोजेक्ट खड़ा हो चुका है, लेकिन कई टावर्स में पोजीशन नहीं दिया गया। हमारे साथ कुछ बायर्स है जिनकी काफी प्रॉब्लम्स है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले आप बताइए कि क्या इशू क्या है अमरपाली जॉडियक का? मैं सर एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हम 100% पेमेंट करने के बावजूद भी कैसे हम ओनर हैं कि हम अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पा रहे। हमारे साथ इस वक्त आम्रपाली के सीएमडी भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है अनिल जी, बायर्स की शिकायतों की अगर बात की जाए तो तमाम प्रोजेक्ट के बायर्स की शिकायत सुविधाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर ही होती है। खासकर रजिस्ट्रेशन एक बड़ी समस्या बताई जाती है, जैसा कि अभी एक होम बायर ने जिक्र भी किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने बड़ी अच्छी बात कही। घर नहीं मिला, जहां नहीं मिला, जहां नहीं भी मिला होगा परेशानी। घर मिल गया, लोग 2-2 साल से रह रहे हैं। कोई चीज आपने दे दी किसी को, तो क्या उस घर में भी मुझे ही झाड़ू करना पड़ेगा या उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा? कई जगह बरसों से लोगों ने मेंटेनेंस नहीं किया। जी, खैर छोड़िए इन बातों को, उसके लिए भी मेरा सम्मान है उनके लिए। लेकिन ऐसे भी प्रोजेक्ट, कई प्रोजेक्ट हमने 12-13 हजार लोगों को, 14 हजार 15 हजार लोगों को घर दिया है, और आगे 10 हजार 12 हजार लोगों के लिए देने जा रहा हूं। मैं कहां पीछे हट रहा हूं? लेकिन आज चूंकि ये सारी बातें आ रही है, तो सब लोग अपना अपना इनपुट डाल रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं। मुझे ये बताएं कि नोएडा में कितनी रजिस्ट्री लोगों ने कराई? मेरी भी प्रोजेक्ट है जहां 600 से ज्यादा फ्लैट है। जी अनिल जी, काम कंप्लीट किए हुए रहते हुए 3 साल हो गए, और हमने 100% रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आज भी मैं कहता हूं कि मैं डेट
जी इस तरीके से तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और ये एक मसला नहीं है कि अगर दे दिया, उनकी और भी समस्याएं हैं, सुविधाओं का भी तो टोटा होता है। लेकिन ये बताइए अनिल जी कि आम्रपाली जोडिएक में भी मेंटेनेंस की शिकायत की जा रही है, क्यों नहीं आप लोगों को सुविधाएं दे पा रहे, ऐसा क्यों है? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीजें हैं तो क्या हो सकता है कि आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए जब तैयार हूं, तो आप बताएं रास्ता। आप कहेंगे कि मैं करूंगा भी नहीं, मैं सहयोग भी आपको नहीं करूंगा और आप जो करेंगे उस पर मैं टीका टिप्पणी भी करूंगा, तो उसमें देखिए अगर मेजॉरिटी ऑफ बायर्स के पास जाएगी, मेजॉरिटी जो मैं कहता हूं जो चाहते हैं कि समस्याएं अच्छी हो हम लोग की सोसाइटी, क्या इसमें उनकी प्रॉपर्टी का नाम बदनाम नहीं हो रहा? क्या उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है? मुझे नुकसान फायदा तो जो है। तो मेरा ये कहना है कि ये अगर आप बैठ के आप सोल्यूशन लीजिए, अगर मेरा उसमें कोऑपरेशन नहीं हो, मैं उसके लिए आगे नहीं आता हूं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं हमारे समाज जी। मैं यहाँ हमें एक ब्रेक लेना होगा जी, चेतन जी ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम आपका सवाल जरूर उठाएंगे। हमारे संवाददाता बने हुए ग्राउंड जीरो से गौरव खोसला और रामेश, जिनके साथ होम बायर्स मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम उन्हीं का रुख करेंगे और उन होम बायर्स का दर्द आप तक एक बार फिर से पहुंचाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन भर से हम बिल्डर्स की मनमानी किस तरीके से हो रही है हर शहर में, ये आप तक पहुंचा रहे हैं जी बिजनेस कैंपेन। लेकिन आपको बता दें कि आम्रपाली के जो ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने भी आम्रपाली से अपना करार तोड़ दिया है। क्यों? धोनी आम्रपाली के विज्ञापनों में अब नजर नहीं आएंगे। आम्रपाली के नोएडा सेक्टर 45 के सफाई प्रोजेक्ट के बाद अब दूसरे प्रोजेक्ट्स के बायर्स ने आम्रपाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। होम बायर्स का गुस्सा झेल रहे आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के साथ अपना करार खत्म कर लिया है, यानी धोनी अब आम्रपाली ग्रुप के विज्ञापनों पर नजर नहीं आएंगे। आपको बता दें कि धोनी और आम्रपाली ग्रुप का रिश्ता करीब 6 साल पुराना है। 2010 में धोनी और आम्रपाली ग्रुप का करार हुआ था। पिछले दिनों नोएडा स्थित आम्रपाली के सफाया प्रोजेक्ट के ग्राहकों ने ट्विटर पर धोनी को टैग करके कई ट्वीट किए। ग्राहकों ने धोनी से मांग की कि उन्हें आम्रपाली का साथ छोड़ देना चाहिए। At times you have situation where the expectation levels are not met. It's something that keeps on happening. So we'll see what can be done. We'll get in touch with the Amrapali people and see what exactly is happening. And also it's if you see the economy where it's heading, it's quite tough for the builders as of now, but at the same time whatever is promised, irrespective of where they stand, I think it needs to be met. Because issues were there, legal issues were there, so many issues were there which was beyond the control of even us, but still why they are being blamed. People are staying there, not paying maintenance charges and all that, but anyway, that's a different issue, but we mutually agreed not to continue. I don't want that he should be blamed for all these things. We are here, we'll solve all the issues. नोएडा सेक्टर 45 के सफायर प्रोजेक्ट के बाद आम्रपाली के दूसरे बायर्स भी सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 119 और नोएडा सेक्टर 120 के बायर्स ने कैंडल मार्च कर प्रदर्शन किया। बायर्स का आरोप है कि 2011 में आम्रपाली ने प्लैटिनम प्रोजेक्ट का पोजीशन दिया। सुविधाओं के नाम पर बिल्डर ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया। बायर्स को 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद क्लब का पोजीशन दिया गया। 2010 में 17 फ्लोर बनाने का वादा किया गया, जबकि 2013 में 17 फ्लोर की जगह 24 फ्लोर बना दिए गए। 3 लिफ्ट देने का वादा किया गया, लेकिन सिर्फ 1 लिफ्ट ही दी गई। फायर सिस्टम पूरी तरह से ठीक नहीं है। रेफ्यूजी एरिया को बेच दिया गया। बायर्स रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसी तमाम शिकायतें बायर्स की हैं। 4.5 साल से हम बिल्डर से कॉन्टिन्यूसली फॉलोअप पे हैं। हमारा सबसे प्राइम मुद्दा है रजिस्ट्रेशन का। सिक्योरिटी के लेवल पे सबसे बड़ा तो गार्ड्स की कमी है। रात में 1 गार्ड 2 गार्ड रहते हैं मेन गेट पे। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारे बच्चों की सेफ्टी, और सेफ्टी बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स अगर आप देखो हर जगह है, बच्चे कहीं खेल नहीं सकते हैं, कहीं भी हाइजीन अगर चीज देखा जाए नहीं है।
आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सफाई में कहा, पिछले कुछ समय से सुस्त बाजार और फंड की कमी के चलते स्थिति खराब हुई, जो उनके नियंत्रण में नहीं थी। अनिल शर्मा ने कहा कि इसके चलते नोएडा सहित पूरे एनसीआर में सभी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में देरी हुई। उन्होंने कहा कि अब हालात सुधर रहे हैं। नोएडा स्थित आम्रपाली सफाया प्रोजेक्ट के ग्राहकों को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बाकी बचे काम 2 से 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। आम्रपाली ने जल्द सुविधाएं देने का वादा तो किया है, लेकिन बायर्स के लिए ये इंतजार मुश्किल भरा है। रामेश नकवी, जी मीडिया। तो चलिए, लगातार हमारे साथ आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा जी खुद मौजूद हैं। अनिल जी, धोनी ने करार तोड़ दिया आम्रपाली से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी मैंने कहा था और मैंने आप लोगों के माध्यम से ये बात बताई थी कि जब बेवजह उनके नाम के लिए छोटे छोटे इश्यूज में उनका नाम लाया गया तो हम लोग को भी बहुत खराब लगा। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर, इतने अच्छे इंसान, जो आदमी पूरे देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहा हो, हमारे ब्रांड के साथ जुड़े रहने के कारण अगर उन्हें इस तरह की परेशानियां हो रही है, उनके इमेज पे ये बातें आ रही है जिसके लिए वो बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है, मैं उनके उत्तरदायित्व को सारा वहन करने के लिए तैयार हूं, मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूं। तो उनको जब बेवजह लाया गया तो हमने भी अनुरोध किया, हमने भी एक संवाद भेजा कि जो इस तरह का एक रिलेशनशिप है इसको हटा लिया जाए। तो ये जो म्यूचुअल कंसेंट से आपसी इससे हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। जी अनिल जी, ये बताइए कि भज्जी तो अभी भी अपने विले का इंतजार कर रहे हैं। एक चीज बताइए, हमने तो उनको कटसी में ऑफर किया था, हमने उनको पुरस्कार के रूप में ऑफर किया था और वो पुरस्कार जो जब हमने कहा था वो उस समय भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये सवाल कहाँ उठता है कि हमने न आपके माध्यम से, न किसी पत्र के माध्यम से, न मेल के माध्यम से, न ट्विटर के माध्यम से हमने कभी नहीं डिनाई किया कि आपका विला नहीं है। कोई भी शख्स जो अपना घर खरीदना चाहता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, शायद वो इन सब की कंप्लेंट, शिकायतें सुनकर डर ही जाएगा। बहरहाल मनोज गौड़ जी का रुख करते हैं। मनोज जी, आपने इन सभी होम बायर्स की शिकायतें सुनी, क्या रिड्रेसल फोरम में इनकी शिकायतें होंगी? जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अनिल शर्मा जी भी शायद आपके शो पे हैं और मैं उनसे मेरी बात भी हुई थी और मैं आज आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ कि उनके क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए बायर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर सारे लोगों को बैठा के भाई क्या रिडर्सल है, और जैसे अनिल शर्मा जी ने आपको बताया कि वो रेडी हैं सारे काम को जो है करने के लिए। अगर गवर्नमेंट या अथॉरिटी लेवल पे कोई चीज अटकी हुई है या प्रॉब्लम है, वहां से कुछ क्रेडाई की मदद है तो क्रेडाई भी उसमें मदद करने को तैयार है। लेकिन जहां तक प्रोजेक्टों को पूरा करना है या जो कंज्यूमर्स को प्रॉमिस किया हुआ है वो स्पेसिफिकेशन को साइट पे ऊपर करना है, तो वो अनिल शर्मा जी से मेरी रिक्वेस्ट भी है और आपके माध्यम से वो करने को भी तैयार हैं। लेकिन तो अगर मेरे ख्याल आमने सामने बैठा जाए, क्योंकि जो करने वाला है वो भी तैयार है। आपसे जानना चाहूंगी चेतन जी, अभी तक मनोज गौड़ जी ने जितनी भी बात बोली है और जिस तरीके का एक एक्सप्लेनेशन इसे कहा जा सकता है, क्या आप को लगता है कि वो काफी है और वाकई अब दिक्कतें सुलझ जाएंगी? मैं सबसे बड़े 2 इशू उठाता हूं। सिस्मिक जोन 4 में आता है ये रीजन। हमारे जितने अर्थक्वेक आ रहे हैं इस टाइम के ऊपर, उसके बारे में कोई प्रोविजन किया? फायर फाइटिंग का कोई इक्विपमेंट किया? जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जो विच इज कंसर्न विद द सिक्योरिटी ऑफ दिस, आप लोग उसके बारे के अंदर कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। चेतन जी जवाब देना चाहते हैं मनोज जी इस पर कुछ? जी मनोज जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शायद आपको बिल्डिंग बाईलॉज की या प्रोसेस ऑफ प्लान सैंक्शन की पूरी जानकारी नहीं है। कोई भी बिल्डिंग को अगर चेंज किया जाता है या उसको बिल्डिंग को पास किया जाता है तो सबसे पहले उसका अर्थक्वेक सर्टिफाइड स्ट्रक्चर, एक क्वालिफाइड स्ट्रक्चर इंजीनियर, साथ में एक कोई आईआईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से एक्स्ट्रा वेटिंग कराने के बाद ही उसका स्ट्रक्चर सर्टिफाइड माना जाता है। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो अगेन उनका सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सर, एक आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट सफिशिएंट होता है? नहीं, बाहर का आदमी होता है, इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट बोले उसको? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। शायद आर्किटेक्ट जानकारी है, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं। आपको जानकारी नहीं है। आईआईटी का प्रोफेसर क्या हमारे आर्किटेक्ट होते हैं? हमारे पे होते हैं? कोई आईआईटी के प्रोफेसर सर्टिफाइड करके देते हैं?
एज पर लॉ जो है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बता दीजिएगा। आपको जानकारी नहीं है। दूसरा फायर प्रोजेक्ट्स का नाम जानना चाह रहे हैं। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ड है उस मैं तो कह रहा हूं कोई का प्रोजेक्ट का जिसका भी नक्शा पास है उसके अंदर ये सर्टिफिकेट फाइलों में है। आप जाइए अथॉरिटी से आरटीआई में मांगिए, आपको मिलेगा। दूसरा, फायर फाइटिंग का एनओसी के बिना कोई भी बिल्डिंग की जो है अप्रूवल नहीं होती, और जब बिल्डिंग बन जाती है तब वो फाइनल चेक करने आते हैं कि सारे इक्विपमेंट जो इनिशियली बताए गए थे लगाए हैं नहीं लगाए। तब तक उस पर्टिकुलर टावर का फाइनल ऑक्यूपेंसी के लिए फायर का एनओसी नहीं मिलता। ये सारे सर्टिफिकेट होने के बाद ही कंप्लीशन मिलता है। तो आपको क्या देखना है कि कंप्लीशन है या नहीं है। अगर कंप्लीशन है तो वो अर्थक्वेक का भी उसके अंदर मेजरमेंट पूरा लिया गया है, उसके अंदर फायर फाइटिंग का भी लिया गया है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का भी लिया गया है, लिफ्ट का एक एनओसी चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जारी करता है। तो ये सारी चीजें कंप्लीशन से पहले डेवलपर को लानी होती हैं, उसके बाद ही कंप्लीशन बोलता है। तो मेरी एक एडवाइस आम जनता से ये है कि अगर वो पोजीशन ले रहे हैं तो एटलीस्ट जो है कंप्लीशन को देख लें, क्योंकि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर। यहाँ कोई भी आदमी ऐसे रजिस्ट्री भी नहीं कर सकता जब तक अथॉरिटी इसके अंदर एक पार्ट होती है रजिस्ट्री करती है। तो कंप्लीशन की यहाँ पर बात आ रही है तो होम बायर्स को इस पर भी ध्यान थोड़ा सा जरूर देना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। रूपक जैन जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। किस तरीके से आप और किस आधार पर लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए किन बातों का आप सबसे पहले ध्यान रखते हैं और तब जाकर ये बात आप कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये बात रखना चाहूँगा कि कंज्यूमर सबसे पहले ड्यू डिलिजेंसी किसी भी इंडिपेंडेंट लॉयर से करवा सकते हैं। आज की डेट में सारे प्रोजेक्ट्स के पेपर हर डेवलपर प्रोवाइड करता है। तो कंज्यूमर कैन वेट ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स विच इज अवेलेबल, सेंशन मैप, सेंशन अप्रूवल, द लैंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लैंड एंड द प्रोजेक्ट अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट बैंकर्स। बिसाइड द फैक्ट्स, डेफिनेटली आपको देखना होगा कि प्रीवियस डिलीवरीज जो रही हैं किसी भी एक्सवाइजेड डेवलपर की, वो क्या रही हैं, क्या प्रोजेक्ट्स के अंदर उनकी जो प्रीवियस कमिटमेंट डिलीवरीज रही, क्या वो सक्सेसफुली उन्होंने डिलीवर्ड करा, कस्टमर का फीडबैक कैसा है। इसी बेस के ऊपर, देखिए एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप बता सकते हैं इस चीज को कि कैसा आने वाली चीज। लेकिन यहाँ पर रूपक जी अथॉरिटीज की बात आ जाती है तो जाहिर है कि एक आम आदमी जब घर खरीदने जा रहा है तो उसको अथॉरिटीज के पास जाने का वक्त नहीं है और शायद उसे पता भी नहीं होगा। अगर हायरार्की के हिसाब से वो चलेगा तो शायद अथॉरिटीज के बारे में उसको नहीं पता होगा। वो जानता है तो सिर्फ बिल्डर, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बिल्डर के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें। तो फिर अथॉरिटीज के लेवल के ऊपर ये जो दिक्कतें आती हैं उससे किस तरीके से आम आदमी निपटेगा? देखिए, हम दो बातें कर रहे हैं। पहली बात कर रहे हैं कि क्या डेवलपर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आज की डेट में, आपके चैनल पे भी गौर साहब हैं, अभी अनिल जी भी थे, उन्होंने अपनी बात रखी है कि उनके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट के अवेलेबल है वो कभी भी जाके उनके देख सकते हैं, तो कोई भी जाके चेक कर सकता है। अब बात आती है कि उन पेपर्स को वेट कराना हो, तो डेफिनेटली आज की डेट के अंदर नेट के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल हैं कि एक प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए, सेंशंस मैप्स के लिए क्या क्या काइंड ऑफ एनओसीज अप्रूवल रिक्वायर्ड है, वो अवेलेबल है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप यही आता है कि आप किसी एक प्रोफेशनल लॉयर को हायर करके उनसे वैलिडेट करवा लीजिए। अथॉरिटी का काम कहाँ पे आता है? अथॉरिटी का काम कहाँ पे यहाँ पर आता है कि जहाँ पर ये सारी चीजें नहीं की जा रही थी उनको कंट्रोल करके उस डेवलपर को ऊपर रोक लगाई जाए कि वो डेवलपर कंस्ट्रक्शन ना कर पाए। ये काम अथॉरिटी का है। तो आज की डेट के अंदर जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अथॉरिटी को भी उतनी ही सेंसिबिलिटी ऑफ जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। हमने पहले भी कई बार देखा है कि काफी ऐसी अथॉरिटीज हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री के अंदर। सेबी का एग्जांपल ले लेते हैं। सेबी बार बार न्यूज़पेपर में डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट के द्वारा ये एजुकेट करता है अपने क्लाइंट्स को कि क्या क्या वैलिडेशन जरूरी है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी और प्रकार की। सेम इसी तरीके से अथॉरिटी की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ग्राहकों को जागरूक करे। देखिए, मैं या कोई भी आके सिर्फ एजुकेट कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सभी कस्टमर से नहीं मिल सकते हैं, कोई भी नहीं मिल सकता है, लेकिन वहां पर एक एजुकेशन फोरम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रियल एस्टेट बिल आ रहा है ये काफी चीजों को कंट्रोल करेगा। जैसे कि भी हम बात कर रहे थे बड़े हुए FAR की, जो कि पहले नहीं बताया गया। में तस्वीर जरूर बदलेगी, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। जो बिल हालांकि पास हो गया है लेकिन अभी से आने में वक्त जरूर लगेगा। मनोज गौड़ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पर अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आती है, वो भी एक पॉइंट सही है। जैसा आपका कहना है कि बिल्डर सिर्फ दोषी नहीं होता, उसके साथ और भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल पाता? किसी भी बिल्डर की कोई अच्छी छवि की बात क्यों नहीं करता कोई भी होम बायर?
देखिए, जैसे मैं अभी इनकी बात से सहमत हूं कि अच्छी छवि या बिल्डर ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, किस प्रोजेक्ट में आपको निवेश करना है, इसका सबसे बड़ा जो एक टेस्ट पॉइंट है उस डेवलपर के पुराने किए हुए काम। तो किसी भी उसके पुराने प्रोजेक्ट में जाइए, वहां देखिए कि क्या उसने वो एमिनिटीज प्रोवाइड करी हैं, क्या उसने सारे काम किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है किसी भी आपको डिसीजन लेने में। आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़ी बिजनेस कैंपेन दिन भर आज ये जारी रहा है और आगे भी हम होम बायर्स की आवाज लगातार उठाते रहेंगे और अथॉरिटीज तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिरकार बिल्डर्स की मनमानी कब तक चलेगी और अपने आशियाने का जो इंतजार है होम बायर्स का कब तक पूरा होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।